प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर में प्रथम इकाई बीमा कंपनियों के खाते अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यापार में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं। जितनी ज़्यादा जोखिम होती है उतना ही ज़्यादा व्यापार के अंतर्गत लाभ भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक प्रकार की हानियों का सामना एक व्यवसाय को करना पड़ता है। दैवी आपत्तियां या अन्य प्रकार की हानियां हो सकती हैं। हानियों से बचने के लिए आपका प्रायः हर व्यवसाय जो रहता है इसके अंतर्गत भारत में बीमा कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस का काम करती हैं। बीमा कंपनियां किसी प्रकार का बीमा करते समय प्रीमियम की राशि जनता से प्राप्त करती है, व्यापारियों से प्राप्त करती है, और उसके बदले में किसी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जाती है। दावे के रूप में उसकी भरपाई की जाती है, क्लेम के रूप में। अब आपका बीमा दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक व्यक्ति के जीवन का बीमा होता है और एक होता है आपका सामान्य बीमा। सामान्य बीमा के अंतर्गत अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और अनेक प्रकार के अन्य बीमे भी स्कंद होते हैं। जैसे कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का बीमा, उसी प्रकार से आपका गाड़ियों का बीमा होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है। जब भी आप कोई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, कार लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, तो उसका बीमे का पैसा भी स्कंद दे दिया जाता है, जो कि प्रायः 1 वर्ष का इसके अंतर्गत होता है। इसी प्रकार फसल का बीमा, और आप देखेंगे दुर्घटना बीमा, और आपका नाचने वाले पैरों का अपना बीमा करवाते हैं। जो सिंगर होते हैं गाने वाले, वो अपने गले का इसके अंतर्गत बीमा करवाते हैं। तो अनेक प्रकार की सामान्य बीमा कंपनियां आपका देश के भीतर काम कर रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे कई नामों से इसके अंतर्गत कंपनियां काम करती हैं। और यह बीमा जो रहता है प्राय 1 वर्ष का इसके अंतर्गत होता है। कोई भी जोखिम केवल 1 वर्ष के लिए इसके अंतर्गत ली जाती है। अब आपका दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बीमा कभी भी कराया जा सकता है, इसकी कोई निश्चित डेट नहीं होती। जैसे कोई 1 अप्रैल को व्यापार शुरू कर तो 1 अप्रैल से बीमा करवाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू हो रहा है तो हम उसी दिन बीमा करवाएं, ये जरूरी नहीं होता है। वर्ष में किसी भी तिथि पर हम इसके अंतर्गत बीमा करवा सकते हैं जब हमारी मर्जी रहेगी, और उसी दिन से जोखिम स्टार्ट होती है और वो 1 वर्ष तक इसके अंतर्गत चला करती है। जैसे आपका किसी व्यक्ति ने मान लीजिए आपका 31 जुलाई 2020 को बीमा करवाया, तो उसकी अवधि 30 जुलाई 2021 तक रहेगी। 30 जुलाई 21 तक यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है आग से या समुद्री बीमा आपका या चोरी से या अन्य किसी प्रकार से, तो बीमा कंपनियां उसकी भरपाई स्कंद करती हैं। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमने प्रीमियम तो किसी भी डेट में पटा दिया और वो पूरा 1 वर्ष तक काम रहेगी, लेकिन बीमा कंपनियां अपने खाते जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 31 मार्च को बंद किया करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने आपका मान लीजिए 2 जनवरी 2020 को बीमा करवाया, अब वो आपका 1 जनवरी 2021 तक चलेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि 31 मार्च तक मात्र केवल 3 महीने या उससे भी कम समय होता है, 90 दिन होता है, और उसके बाद का समय जो है वो आपका दूसरे वर्ष पड़ता है। तो ध्यान देंगे, हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा है पूर्व प्राप्त आय। बीमा कंपनियों के लिए आपका 9 महीने की रकम पहले से हमको मिल गई, उसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आपने पढ़ा भी है इसके अंतर्गत इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम माइनस करते हैं, उसको पूर्व प्राप्त आय कहते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बीमा कंपनियों के संबंध में व्यक्ति बीमा कभी भी करवा सकता है, तो इस प्रकार की पूर्व प्राप्त आय को निकालना संभव नहीं होता है। इसके लिए बीमा कंपनियों में एक शब्द का उपयोग होता है असमाप्त जोखिम के लिए संचय, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसके संबंध में मैंने PDF फाइल भी भेजा है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत समुद्री बीमा के संबंध में जितना भी प्रीमियम प्राप्त होता है उसका 100%
रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाकर हमको रखना पड़ता है। और अग्नि बीमा के संदर्भ में या अन्य बीमा के संबंध में जो शुद्ध प्रीमियम रहती है, नेट प्रीमियम, उसका 50% हम असमाप्त जोखिम के लिए संचय, यानी इसको कहें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या पूर्व प्राप्त आय के रूप में। तो पूर्व प्राप्त आय शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं, हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं असमाप्त जोखिम के लिए संचय। तो 50% हमको बनाकर रखना होता है अन्य बीमा के संदर्भ में, और समुद्री बीमा के संबंध में जो है वो आपका शुद्ध प्रीमियम का 100% असमाप्त जोखिम के लिए संचय हमको बनाकर रखना पड़ता है। इन कंपनियों के संबंध में जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं अक्सर, उसमें आपका 3 प्रकार के स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। एक होता है आगम लेखा, रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, और तीसरा इसके अंतर्गत हम बनाते हैं बैलेंस शीट या स्थिति विवरण, इसके अंतर्गत हमको तैयार करना होता है। इसका जो प्रोफार्मा होता है, सबसे पहले हम जानेंगे रेवेन्यू अकाउंट के संदर्भ में। तो रेवेन्यू अकाउंट के संदर्भ में मुख्य बातें जो उसके अंतर्गत लिखी जाती हैं, सबसे पहला होता है अर्जित प्रीमियम, प्रीमियम अर्न्ड। उसके अलावा अन्य जो इनकम रहती है, ब्याज और लाभांश, किराया, दर और कर, या अन्य प्रकार विनियोगों के विक्रय या एक्सचेंज से किसी प्रकार के यदि लाभ या हानि होती है, उसकी एंट्री आय के रूप में इसके अंदर की जाती है। उसका एक सब टोटल करते हैं हम। उसके बाद उसमें से 3 चीज़ें, एक तो आपका दावा, क्लेम्स, दूसरा आपका कमीशन जो एजेंटों को देते हैं, और नंबर 3 जो होता है वो इसके अंतर्गत आपका प्रबंध संबंधी व्यय, उसको माइनस करते हैं। इसकी अलग अलग हमको शेड्यूल बनानी होती है। अर्जित प्रीमियम का शेड्यूल होता है नंबर 1, क्लेम्स के बारे में, दावों के संबंध में शेड्यूल नंबर 2 तैयार करते हैं, कमीशन आपका शेड्यूल नंबर 3, और प्रबंध व्यय के संबंध में हम 4 नंबर शेड्यूल तैयार करते हैं। पहली शेड्यूल अर्जित प्रीमियम और अन्य आय में से जो पहला सब टोटल होगा, उसमें दूसरी 3 चीज़ों का टोटल घटा देते हैं। तो व्यवसाय संचालन से कितना मुझे लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगले वीडियोज़ में मैं आपको जो PDF फाइल भेजा हूँ उसको समझाते हुए इन चीज़ों को बताने का पूरा प्रयास करूँगा। छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी किसी प्रकार की अड़चन आती है तो उस संबंध में मुझे आप मैसेज कर देंगे, मैं उसको और इसके अंदर क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।